नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अपने नियमित अतिथि व्यालोक पाठक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी नमस्कार। नमस्ते। प्रारब्ध के सभी दर्शकों चाहने वालों को मेरा भी नमस्ते। जी दर्शकों, हमने बार बार कहा है कि हम समाचार चैनल नहीं हैं, इसलिए आज हम बंगाल पर तब बात कर रहे हैं जब हमें समाचार आपको नहीं बताना है कि बंगाल के बीते पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में क्या हुआ, कैसी हिंसा हुई, कितने लोग मरे, कितने घायल हैं, किसने मारा, कैसे हुआ। हम इस पर बात करने के लिए बिल्कुल उस समय नहीं थे, लेकिन हाँ, इस प्रवृत्ति पर बात करना ये हमारे प्रारब्ध पर हमारा प्रयोजन रहता है कि हम समाचार या हो रही बातों के आगे पीछे ऊपर नीचे की खाके पर बात करें। व्यालोक जी, हमने पहले ही कहा ना कि हम कितने मर गए, कितने नहीं मरे, कितने घायल हैं, कैसे हुआ, इस पर कोई बातचीत करने के लिए वैसे भी हमारा ये मंच नहीं है। दर्शक इस बात से भली भांति परिचित हैं। तमाम तेज चैनल हैं सेक्टर नोएडा के जो चीख चीख के बताते हैं कि ये मरा, वो मरा, ऐसे गिरा, वैसे गिरा, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन हम बात करेंगे हिंसा की इस प्रवृत्ति पर। बहुत दिनों बाद वह पश्चिम बंगाल जो लगभग 3 दशक या 32 साल जो है वो वाम के सत्ता वाला राज्य रहा, उसके बाद उस पूरी विरासत को हाथों हाथ ट्रांसफर किया ममता बनर्जी के तृणमूल ने। यानी जब मैं ये कहता हूं कि उस पूरी विरासत को, तो केवल सत्ता को नहीं बल्कि सड़कों, चौराहों, गांव में जो वाम के वर्कर्स थे उन तक को बाई कर लिया ममता बनर्जी ने। हूबहू वो पूरा मॉडल ही शिफ्ट कर लिया। ये चुनाव पहला कोई चुनाव नहीं है वेस्ट बंगाल का जहां पे हिंसा हुई हो, लेकिन इस बार की हिंसा में एक परिवर्तन बड़े साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं अगर लिस्ट गिनाने बैठूं जितने भी वोटिंग के पहले, वोटिंग के दिन जो हिंसा हुई है, जो लोग मरे हैं, उसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं। तो ये एक बड़ा स्मार्ट तरीका भी हो सकता है कि राष्ट्रीय मीडिया विमर्श में कि एक ये तर्क भी हो सकता है कि साहब देखिए इस बार तो चारों तरफ से हिंसा हुई है, क्योंकि गिनाने के लिए टीएमसी के भी नाम है, गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी नाम है, गिनाने के लिए उसमें जो है वो तृणमूल के भी नाम है, आपके जो है लेफ्ट के भी नाम है। तो ये एक नई हिंसा की कहानी और नई तबीयत पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा की क्या कहती है आपको? एक और चीज का उल्लेख करना आप भूल गए कि अगर आप क्वांटिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंसा आपको पिछले सालों के मुकाबले, पिछले वर्षों के मुकाबले कम दिखेगी। जैसे पिछले चुनाव में अगर 100 मरे होंगे तो इस बार 80 मरे होंगे या 60 मरे होंगे। ठीक बात है। अगर नंबर की बात करें तो हिंसा का पैटर्न बदला है, लेकिन हिंसा नहीं बदली है। और वह जो आप कह रहे थे ना कि चारों तरफ के लोग बढ़े हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले इसको समझना होगा कि बंगाल के चुनाव में अब तक 2023 ईस्वी में हम लोग हैं। यूपी बिहार बहुत बदनाम है। यूपी बिहार में चुनावों में हिंसा नगण्य हो गई है। बिहार की हालत वैसे जो भी हो, लेकिन अब चुनाव में हिंसा नहीं होती है, लगभग नहीं होती है। कहीं दूर दराज एक आध छिटपुट हो गए तो हो गए, वरना हिंसा नहीं होती। यूपी में नहीं होती है, अभी कर्नाटक में हुआ, वहां नहीं होती है। बंगाल में ही क्यों होती है हिंसा? ये सवाल जायज है ना। ये सवाल तो बनता है कि आखिर वह बंगाल जिसके लोगों को, जिसके नागरिकों को यह बहुत गर्व है कि बंगाल जो आज सोचता है कल को पूरा देश सोचेगा, जिस बंगाल से सुभाष बाबू निकले, जिस बंगाल से लड़ियां हैं, हमारे स्वतंत्र संग्राम में जगमगाते नक्षत्र हैं, सितारे हैं, वह बंगाल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही उसको होना ही था। अभी की बात कीजिए, पिछले 40 साल की, तो सत्ता में ऊपर जो लोग बैठे हैं, ज्योति बसु की जगह केवल और केवल ममता बनर्जी आ गई हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की जगह ममता बनर्जी आ गई। बंगाल का मूल जो है हिंसा का तत्व, वह है क्लब। वहां क्लब्स होते हैं हर एक गली मोहल्ले में, जैसे भी होते हैं, जो दुर्गा पूजा करवाते हैं या मोहल्ले में कुछ भी सरस्वती पूजा करवाते हैं या जो भी करवाते हैं। और वो बेसिकली क्या थे, वामपंथियों की जो लूटने की आदत है, जो मैं कहता हूं कि यह एक
समुदाय विशेष से मिलती जुलती आदत है कि लूट खसोट पर ही उनका पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा है। तो वो कट मनी, जिसको तोला बोलते हैं, तोलेबाजी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में खासी प्रचलित हुई थी, जिसमें अभी शीर्ष के नेताओं पर बहुत सारे आरोप लगे, ममता बनर्जी पर, जिसको कट मनी आप समझिए। तो ममता बनर्जी पर अक्सर ही आरोप लगते हैं, उनके भतीजे पर अक्सर आरोप लगे हैं। और बंगाल में ये एक वेल स्टैब्लिश्ड नॉर्म है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बंगाल के किसी गांव में जा रहे हैं, आपको अपना घर बनवाना है, तो वहां जो मजदूरों की यूनियन है वो डिसाइड करेगी कि कौन मजदूर जाएंगे, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। और उसमें इतनी ब्यूरोक्रेसी है उस प्रोसेस में कि आप तंग आ जाएंगे, आप चट जाएंगे। तो अगर आपने अपना मकान गलती से खुद बनवाने की ठानी, तो कोई बात नहीं, जब आप पूरा मकान बनवा लेंगे या बना चुके रहेंगे या मरम्मत करा चुके रहेंगे, तो आपके पास अचानक से दो लुंगीधारी, पजामाधारी, जो भी धारी आएंगे, धाराधारी, और कहेंगे कि बाबू पैसा दीजिए। आप कहेंगे किस बात के पैसे? तो हम लोग यहाँ मजदूरी की हैं। आप कहेंगे अरे मजदूरी तो मैंने दूसरे से कराई। तो हम लोगों ने देखा, देखने के पैसे दीजिए, हम लोगों ने रखवाली की, हम लोगों ने ये काम किया, तो आपको कट मनी देना ही। यह बंगाल के गांव गांव में व्याप्त रोग है, और इसकी शुरुआत की थी माननीय वामपंथी बुद्धि पिशाचों ने। ममता बनर्जी का आप इतिहास देखें तो वह उतनी ही आक्रामक है, उतनी ही झगड़ालू हैं, उतनी ही एग्रेसिव हैं जितना कोई कम्युनिस्ट हो सकता है। इसीलिए उनकी कांग्रेस से भी नहीं पटी, वह कांग्रेस से भी अलग हुई। उसके बाद उन्होंने टीएमसी बनाई, और टीएमसी को उन्होंने ठीक उसी पद चिन्ह पर चलाया जिस पर वामपंथी चलते हैं। और जब वामपंथी गुंडों पर टीएमसी के लोग भारी पड़ने लगे, तो काडर पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। मतलब कल तक वो लाल बैंडाना बांध के गुंडई करते थे, अब वो दो पत्तों वाला बैंडाना बांध के गुंडई कर रहे हैं। और यह कहने में मुझे कोई आपत्ति, कोई हिचक नहीं है कि बंगाल में गुंडई चरम पर है, हिंसा चरम पर है। ये जो भद्रोलोक और बुद्धिजीवी होने की छवि है, बंगाल उससे बहुत आगे निकल चुका है, बंगाल खो चुका है। और कश्मीर के बाद अगर कहीं आग लगने वाली है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, तो वो असम है, बंगाल है, और बिहार का सीमांचल है, और मिथिलांचल है। बिहार का मिथिलांचल, जिस पर या तो बंगाली सभ्यता का प्रभाव है, और कुछ बिहारी मित्र चिढ़ जाएंगे जो मिथिला को सीधे जनक से जोड़ते हैं, या मिथिलांचल वालों के यहाँ जैसे बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पर है, और बनारसियों के लिए है राजा जायद करे द, और बनारसियों के लिए तो सीधे 5000 साल से नीचे की कोई बात ही नहीं होती। वैसे ही मिथिलांचल वाले भी राजा जनक और भर्तृहरि और विद्यापति से नीचे उतरते नहीं है। हो सकता है वो नाराज हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ी फेरबदल कर दे रहा हूं कि बंगाल का इस पर प्रभाव या इसका बंगाल पर प्रभाव, ठीक बात, जिसका भी है, बात इतनी सी है कि ये तीनों ही जगहें जो हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का एपी सेंटर है। अब इस पर अगले राउंड में बातचीत करूंगा, तब तक आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल है ना, ये इन तीनों जगहों को इस देश से अलग कर चुका है। बंगाल अपनी बर्बादी की राह पर चल चुका है। वहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम फेलियर है, वहाँ उद्योग धंधे बंद हैं। आप अभी भी ट्राम चलवा रहे हैं, चलवाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हेरिटेज की तरह रखिए, लेकिन आपको अत्याधुनिक चीजें लानी पड़ेगी। पहले भोजपुरी में गीत हो खत रहे तब पिया कलकत्ता जात रहे, आज वो पिया कहाँ जाता है? दुबई जाता है। आज वो पिया जाता है दिल्ली और मुंबई। कलकत्ता ये 40 साल में ही क्या हो गया भाई? आप और मैं दोनों भोजपुरिया है ना, जितना बिरहा होता है कलकत्ते में जाता था ना पिया, जौने ट्रेनवा से जइए पिया मोर कलकत्ता लग जाए
पड़ी जाए डाका, ठीक बात। पीट लिया जाए रे, हैं? रेलिया ठीक बैरन बात। पिया को लिए जा रहे, तो पिया को कहाँ ले जाती थी रेलिया बैरन? कलकत्ता ले जाती थी। आज कोलकाता आपने बना दिया, लेकिन आपने बनाया क्या है? आप कलकत्ता में उतरिए, आपको लगेगा नहीं कि आप 2023 ईस्वी में हैं। वही हाथ रिक्शा, वही 5 रुपया में मुढ़ी चावल, वही चिल्लपो, वही हल्ला, वही गुल्ला, वही सिगरेट, वही बोसीदा सड़कें। तो आप अगर कुछ नया नहीं कर रहे हैं, और ममता जब आई थी तब एक देखिएगा, ये आखिरी पॉइंट है, उन्होंने नंदीग्राम में करके सुर्खियां बटोरी थी। उससे नुकसान किसका हुआ? उससे टाटा का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको तो भाई गुजरात में बेहतर कोट अनकोट, और ये जातिवादी टर्म नहीं है, बनिया, इस पर मेरे ऊपर मुकदमा न हो, तो गुजरात में बेहतर बनिया बैठा हुआ था, उसने आनंद सानंद में बुलाया, और आज वहां कितने लोगों को रोजगार है, क्या है। लेकिन आपकी छवि पर ऐसा धब्बा लगा कि उसके बाद से आपके यहाँ रिवर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक आपके बात। यहाँ कोई भी उद्योगपति क्यों आएगा? तो ठीक हिंसा, बात। जब तक आप क्लब्स को बंद नहीं करेंगे, वहां के इस पर नहीं करेंगे, तब तक हिंसा बंद नहीं होगी। ठीक बात। अच्छा भाई आलोक जी, ये बात तो हमने शुरू में ही कहा कि 32 साल जो वहां पे लेफ्ट की सरकार रही, उसी मॉडल को जब ममता आई तो उन्होंने हूबहू अपने पास ट्रांसफर ले लिया। अच्छा, चूंकि वो प्रीपेड मीटर्स हैं, तो इसलिए जहां से उनको पेमेंट आएगा वो वहां पे काम करेंगे, नौकरीशुदा काम है उनका। वहां कैरम क्लब से लेके, पूजा क्लब से लेके, एक ही चौराहे से चौराहे पे आके मिलती 4 सड़कों का अलग अलग बंटवारा होता है साहब, कि कौन टीम किस सड़क से अपना जो है वो कट वसूलेगी। ये सारी बातें हैं। लेकिन आपने उसका भी जिक्र कर दिया कि सो कॉल्ड भद्र लोग कहे जाने वाले इस बंगाली समुदाय और उनके गृह राज्य की ये स्थिति क्यों है। तो क्या ऐसा नहीं लगता, या ऐसा लगता है आपको, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 3 दशक के लगभग जो कम्युनिस्ट का शासन वहां पर रहा और कामरेड वहां पर राज किए, वहां की सत्ता पर राज किए, तो एक जिसको कहते हैं ना कि आप आबादी के लिहाज से अगर कह देते हैं गेटो, एक गेटो कल्चर डेवलप हो गया, उसी तरीके से मानसिकता का एक गेटोपन पैदा हो चुका है बंगाल में। हम और आप सब लोग घुन से परिचित होंगे। नई पीढ़ी ने शायद नहीं देखा होगा, घुन जो लकड़ियों में लग जाती है, एक प्रकार का छोटा जीव होता है, बहुत छोटा। उसको अगर आप मसल देंगे तो अजीब चिपचिपा सा निकलता है, नहीं, घुन जो लगती है। जी। आपने कभी कोई आलमीरा वगैरह देखी है जिसको घुन ने खा लिया है? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो आलमीरा बाहर से आपको एकदम चौचक लगेगी, सही उसमें बात। एक सुई का फर्क नहीं पड़ा रहेगा, एक धागे का फर्क नहीं होगा। लेकिन आप उसको जैसे ही ऐसे छुएंगे ना, वो पूरा भहरा के गिर जाएगा। बंगाल, बंगाल वही एल्मीरा है, बंगाल का भद्रलोक वही खून है। वही भद्रलोक क्यों? क्योंकि सारे के सारे कम्युनिस्ट वही थे, जो माछ भात खा के पूरी जिंदगी बकैती करते रहे, जिन्होंने न तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, जिन्होंने ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा, जिनके पास विजन ही नहीं था कि 50 साल बाद नेता कौन होता है। भाई दिनकर लिख गए ना, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार। अब इसके बरक्स देखिए बंगाल, शस्य श्यामला भूमि। और बंगाल जब मैं कहूं तो उसके साथ मिथिलांचल को कंपेयर करते रहिए, क्योंकि अभी मैं सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मिथिलांचल में हूं, जो मेरा पुश्तैनी घर है, मैं वहां बैठा हूं और मैं देख रहा हूं।
और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पूरा चमन लुट गया है। लेकिन खैर, तो शस्य श्यामला भूमि, खूब पोखर, मछली की बहुतायत। आप यहाँ के लोग आलसी क्यों ना होंगे? आप एक मुट्ठी धान लेके जाइए और छींट दीजिए, वो हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है हलवाही चरवाही इतना, जो दूसरी जगह लोग, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो पसीना और खून बहाएंगे तब जाके आपको 2 मन 4 मन अनाज होगा। मिथिलांचल में और बंगाल में जाके छींट दीजिए महाराज, हो जाएगा। वैसे ही प्रकृति ने इतना बढ़िया बनाया था, विघ्न नहीं आए थे। ऊपर से जब अंग्रेज आए, सबसे पहले इन्होंने उनकी गुलामी शुरू की। और ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक शब्द तोल के बोलता हूँ। उनकी गुलामी सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू की और बाद में उसी बीमारी को बढ़ाया। तो जहां जहां आप देखेंगे सभ्यता का जो क्षरण होने में सबसे ज्यादा ये है, आप मैपिंग कर सकते हैं। बंगाल सबसे पहले डिस्टॉर्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबू, बाबू शब्द कितना अपमानजनक है, कितना घटिया है, यह हम लोग जानते ही नहीं। बाबू स्लैंग था अंग्रेजों का, और यहाँ वो क्या बन गया हमारे लिए? वो ये बन गया, मेयार बन गया। क्यों? क्योंकि उजली चमड़ी वाले किसी ने कुछ कह दिया है। हमारे सौंदर्य के प्रतिमान बदल गए। हमारा कौन देवी देवता, देवियां होंगी गोरी, हो सकता है। देवता तो हमारे सारे काले हैं या ब्राउन हैं, नीले हैं। भगवान नीले हैं, महादेव। कृष्ण काले हैं, राम भी श्यामल हैं, मतलब बिल्कुल गौरांग नहीं है। तो बचता कौन है? लेकिन वही कि हम सबसे पहले हैं। जैसे राजा राम मोहन राय बेचारे सर हो गए, और उनके बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं। बहरहाल, तो ये आपको पृष्ठभूमि इसलिए दी कि समझने में सहायता मिले। ठीक बात। और आपने जब दिनकर जी की वो कविता सुनाई, तो उसी के सामने जो है मुझे एक गजल के कुछ शेर याद आ गए, जो कि महान कामरेडों के बारे में है। आपने जब कहा ना कि नेता कैसे है, तो आप सोचिए कामरेडों की फिलॉसफी क्या है कि उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले। उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले, कमरे में एसी के ऊपर लेनिन की तस्वीर लगा ले। उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले। और जैसे कहते हैं ना कि शर्ट पहन ले चे गुवेरा की और उसके सपने राम हवाले, सिस्टम में तू जगह बना ले। उब गया है बैठे ठाले चल थोड़ा सा नीर बहा ले। तो एक तरफ आपने दिनकर जी के उस परिकल्पना को बताया जहां वो एक नेता की कल्पना करते हैं, और एक नेता के एक तरीके से आप खाका खींचते हैं दिनकर जी। और दूसरी तरफ ये जो कि खुद बुर्जुआ होते हुए बिना मतलब जल जंगल जमीन के चूरन बेचती है और समाज के अंतिम आदमी यानी सर्वहारा क्लास के बारे में चिंता करती है। वो भी तब चिंता करती है जब एसी कमरों में बैठी रहती है। और मैं तो इस चीज को बहुत नजदीक से कम कामरेडों के इस काम को देखा है। इसीलिए मैंने ये पूछा कि क्या वाकई ये जो एक संस्कार में आ जाता है, धीरे धीरे आपके व्यवहार में आ जाता है, और एक समय के बाद वो आपके डीएनए में आ जाता है। और एक जुमला लोग कहते हैं ना कि काफी साल बीत जाए तो फिर पति पत्नी भाई बहन लगने लगते हैं। तो वही स्थिति वो है कि जब एक 3 दशक लगातार सत्ता की गुलामी होती रहे और उसी की छाया में पूरा समाज चलता रहे, जीता रहे, तो वो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में आ जाता है, उसके डीएनए में आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूपी बिहार कभी बदनाम था चुनावी हिंसा के लिए, अराजकता के लिए, तमाम चीजों के लिए, लेकिन आज इस सूचना के दौर में सब कुछ जब खुला हुआ है, हर बात अलग अलग प्लेटफॉर्म से ही सही लेकिन पूरे देश और पूरे समाज के सामने होती है, तब भी बंगाल के बारे में ये तिलस्म, फर्जी तिलस्म जिसको मैं कहूंगा, एक फ्रॉड कहूंगा, वो फ्रॉड वहां के समाज के बारे में, वहां की समाज की चेतना के बारे में, वहां के राजनीति और राजनीतिक परिपक्वता के बारे में आखिर क्यों ये भ्रम फैला हुआ है? ये भ्रम क्यों नहीं टूटता? नहीं, वो नहीं टूटेगा, अभी तो नहीं टूटेगा, उसमें समय लगेगा। क्योंकि वैसे कई बेहद मशहूर और खुशफहमी वाले भ्रम हमारे बिहार के बारे में हैं, यूपी के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। जैसे बिहार का भ्रम मैं बता देता हूँ।
कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हैं। यह एक आम फहम जुमला है, बेहद परिपक्व होते हैं भाई, बिहारियों से नहीं, बिहारी तो बहुत। ये अक्सर नोएडा के 1.5 किलोमीटर वाले राष्ट्रीय चैनल कहते हैं। इससे वाहियात और इससे बेकार जुमला मैंने आज तक नहीं सुना है। जिस राज्य की जनता 15 वर्षों तक लालू प्रसाद एंड फैमिली को सहती रहे, जिस राज्य की जनता पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार को सह रही है, लगातार सह रही है, बीजेपी का आना जाना उनके साथ लगा रहा है बावजूद इसके, और उसके तर्क हैं कि उस समय की भाई मरीज कौन सुधरता है, जो वेंटिलेटर पर हो, ठीक है ना, जो वेंटिलेटर से हटा दिया गया उसको आप वेंटिलेटर देके ही क्या करेंगे? वो हुकुर हुकुर वाले को न जिला लेंगे आप, कि जो मर चुका है उसको जिला लेंगे। तो वो एक तर्क है भाजपा वालों का कि हम लोगों के समय में आंकड़े देखिए और ये देखिए, हो सकता है, बट मेनली जो बात है, मुख्य बात जो है कि जिस राज्य की जनता इतनी अनपढ़ है राजनीतिक तौर पर, उसको आप कह रहे हैं कि बहुत परिपक्व है, बहुत जागरूक है, पहली चिंगारी। अभी मूर्खतापूर्ण बातों का हल्ला ये देखिए कि अभी 23 जून को या जून को जो या मई को जो महाबैठक हुई, सो कॉल्ड 15 दलों के 30 सारथी 32 सारथी मिले हैं, उसको लेके भाई लोगों ने तान दिया कि जेपी वाला फिर से आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, गदर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, धूल चल गई, यलगार हो गया। अरे भाई, अव्वल तो जेपी मूवमेंट पर मैं यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से जेपी सबसे नाकारा पिता थे, जिन्होंने बिहार को 3 कलंक दिए हैं, 3 नहीं 4-5 कलंक दिए हैं, और यूपी को 2 दे के चले गए, और उनका नासूर हम सब लोग भुगत रहे हैं। 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। ठीक बात। तो वो जेपी पर अलग प्रकरण है, बट ये जो पूरा मामला है, ये पूरा एक इकोसिस्टम की देन है। गुजरात में चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, आपको नहीं दिखेगा। दिल्ली में एक फोटो लगा लीजिए स्विमिंग पूल की, और विश्व स्तरीय स्तर पर सारे स्कूल बदल जाते हैं, जबकि उनका 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट जो है पिछले 5 साल से नेगेटिव में जा रहा है। ठीक बात, नेगेटिव में जा रहा है। तो उसी तरह यूपी के बारे में कई गलतफहमियां हैं कि पूरा यूपी एक है। भाई नहीं, वेस्टर्न यूपी अलग सोचता है, ईस्टर्न यूपी अलग सोचता है, ईस्टर्न यूपी का वोट अलग होता है। उसी तरह गलतफहमी है कि साउथ में कास्टिज्म नहीं है या कम है, या साउथ में भ्रष्टाचार नहीं है या कम है। साउथ में सबसे अधिक है, कास्टिज्म भी चरम पर है, और भ्रष्टाचार तो ऐसा है, भ्रष्टाचार के तो क्या कहने कि वहां तो पूरे देश की जीडीपी वो लोग खरीद लें। तो ये गलतफहमी जो है बंगाल की या इसी की, ममता बनर्जी ने खुलेआम राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम मंच से कह रही हैं कि रामनवमी के बाद जब शोभा यात्राओं पर एक समुदाय विशेष ने डर के मारे पत्थरबाजी कर दी, तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि हिंदू इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था, जिसका मतलब उनके भाषण की रिकॉर्डिंग देखिए, उसका सार यही था ना। बिल्कुल देखा है, हमने देखा है, सबने देखा है। चुनी हुई मुख्यमंत्री ये कह रही है, और हमारी केंद्र की सरकार उनको लानत मलामत छोड़िए, बर्खास्तगी छोड़िए, उनको हटा भी नहीं रही है। और ये फांसीवादी हैं जिन्होंने 356 का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है अब तक। ये लोग फांसीवादी हैं। इंदिरा आंटी बहुत लोकतांत्रिक थी, ठीक बात है, जिन्होंने 50 तो पूरा कर ही दिया होगा 356 का, और जिनके यहाँ उनके सुपुत्र अभी हमारे चिराधेड़ बालक के पिताजी मरहूम राजीव गांधी, वो तो विमान में बैठते थे और विमानतल पर पहुंचने तक पता ही नहीं रहता था चीफ मिनिस्टर को कि चीफ मिनिस्टर वो है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। प्राइवेट जॉब की नौकरी हो गई थी कि आप आज जा रहे हैं सुबह में और शाम में पता नहीं, आपका आई कार्ड ले लिया गया।
ठीक बात। ये पूरा इकोसिस्टम का माया जाल है, ये समय के साथ दरकेगा और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ दरका भी दिया है। अब आप कहते रहिए एक तरफा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोग जान गए हैं कि बंगाल कहाँ है। ठीक बात। अच्छा व्यालोक जी, आपने भी उसका जिक्र कर ही दिया कि जब इतना कुछ हो रहा है और जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, उससे पहले जो है बंगाल के पहले वाले जो राज्यपाल साहब थे, उन्होंने पूरी बात जो है वो सेंटर तक पहुंचाई हर तरीके से। बहुत सारे लोगों का ये आमर्श कई सालों से बंगाल के प्रति दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार है, आखिर ये लोग अब कहने लगे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आखिर 356 किस बात के लिए है, और अगर सामने सामने बिल्कुल चीजें धराशायी हो रही हैं और इस स्तर पर सरकार या सत्ता प्रायोजित हिंसा हो रही है, और न सिर्फ हो रही है बल्कि उसको अंडरलाइन किया जा रहा है, उसको ओन किया जा रहा है अराजकता को, चाहे वो इलेक्शन वाली हो, चाहे वो हिंदू त्योहारों पर इस तरह की हिंसा हो। तो एक सवाल तो यहां पूछ लेना बनता ही है, क्यों नहीं केंद्र सरकार को यह सब दिखाई दे रहा है? दिखाई देता है, रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसा नहीं है उसको दिखाई नहीं देता है। जो सो कॉल्ड राज्यपाल के मार्फत वो अपना संदेश भी भेज रही है, और शायद ये होता होगा कि एक सीमा होगी। भाई कृष्ण को शिशुपाल ने 99 चक्र चला, लेकिन जो पहली गाली से लेके कृष्ण के लोग होंगे, पांडव से लेके तमाम लोग, वो तो कहते होंगे ना कि अरे यार क्या बवाल किए हुए हो, इसको लगातार गाली दे रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है बात। तो उसी तरह भाजपा के जो समर्थक हैं, जो उनका काडर है, उसको लग रहा होगा कि अति हो गई, लेकिन शायद सरकारी दृष्टि में या सरकार का जो पैराफेरनेलिया है या जो एक जांचने का होगा ना, एक कसौटी होगी। अब आप किसी भी कानून पर आमादा हो जाए तो वो तो कोई बात नहीं है, तब तो आप इमरजेंसी लगाएं, बाकी चीजें करें। मैं एक आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहा हूं जहां हो सकता है कि राज्यपाल को रिपोर्ट करने को कहा गया है, और जब वो ऐसी स्थिति आएगी तो हो सकता है ये बदला लें। दूसरा कारण जो पॉलिटिकल है, जिसको मैं बहुत जल्दी कहूंगा कि पॉलिटिक्स में शहीद बनाने से लोग बचते हैं, और मोदी ने किसी को शहीद नहीं बनाया है, फिर भी शायद इनकी टीम ने या जिसने भी, इन्होंने जेएनयू के उस लड़के को नेता तो बना ही दिया जो लड़कियों के हॉस्टल के सामने खड़े होकर पेशाब करता था, अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता था, उसके लिए दंडित भी हुआ है। उसी तरह और सब कई लोग भी हीरो बने उस समय। तो मोदी नहीं चाहते हैं कि किसी को, क्योंकि हमारा देश बहुत विचित्र है। हो सकता है कि भाई आप इंदिरा गांधी का उदाहरण देखिए, जिस महिला ने 2.5 साल तक इस देश को सड़ाया, न जाने कौन कौन से अत्याचार किए उन्होंने और उनके बेटे ने मिलकर, उसी महिला को फिर से 2 साल बाद, 2 साल मात्र हुआ, और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ 80 में वापसी की थी बिल्कुल सही इंदिरा गांधी ने। तो ये भी एक कारण है। मुहा जाता है ना, हमारा देश जो है बड़ा जल्दी मुहा जाता है और कहता आहा बताइए, इंदिरा बेचारी हैं, इतना गोर, नेहरू के बेटी हैं, सड़क पर बैठल रहली है। ये एक तस्वीर आज भी घूमती है, इंटरनेट का दौर है तो इंटरनेट पे वो तस्वीर मौजूद है। जनता पार्टी की जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी को ये लगा कि अब ये सरकार मुझे गिरफ्तार करेगी, तो वो अपने बंगले से बाहर की सड़क पर आकर पालथी मार के बैठ गई थी और देश उसी पर रीझ गया था, मुहा गया था। व्यालोक जी, सच कहें तो बंगाल जैसे राज्य का जो चरित्र जो एक दिखाई देता है, चाहे वो सामाजिक हो, देखिए सांस्कृतिक चरित्र सबका बड़ा अच्छा होता है, किसी का बुरा नहीं होता, कोई संस्कृति बुरी होती ही नहीं है। तो अगर कोई कहे कि बंगाल का सांस्कृतिक चरित्र बड़ा उम्दा है तो है साहब, बिल्कुल है। कश्मीर का कोई खराब है, अंडमान का कोई खराब है? होनोलुलु ले लीजिए, कहीं का भी जो संस्कार और संस्कृति तो एक दूसरी चीज होती है, लेकिन ये जो राजनीतिक चरित्र है, ये जो सामाजिक चरित्र है, ये जो रोजमर्रे के जीवन में, व्यवहार में ये जो चारित्रिक पतन है बंगाल का, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और इस जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है, जो लोक प्लेटफॉर्म है, जो पब्लिक फोरम्स है, तो सेक्टर 16 की मीडिया को ये दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू खुद देखकर, एक दूसरे को दिखाकर अब समाज जरूर समझ रहा है, और वो घुन लगा जो चरित्र है ना,
वो वाकई बहुत जल्दी ढरमरा के टूटेगा। और ये वही पश्चिम बंगाल है जो 2014 तक, जब पूरा देश 2015-16 में 7वां और 8वां वित्त आयोग की तरफ बढ़ रहा था, तो 5वें वित्त आयोग की सैलरी उठा रहे थे बंगाल के कर्मचारी। और जहां उस बंगाल के कर्मचारी 5वां वित्त आयोग का तनख्वाह उठा रहे थे, जो 3 दशकों तक उन्हीं कामरेडों के हाथ में था जो ये कहते थे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो आप सोचिए जरा, इतनी बड़ी विडंबना, और उसको आज भी भोग रहा है। कब तक भोगेगा? आपने अच्छा कहा मेरे उस प्रश्न पर कि केंद्र सरकार क्यों नहीं सोचती। तो ठीक है, जब समाज सोच लेगा, जब बंगाली सोच लेंगे, बंगाल के मतदाता सोच लेंगे, तब केंद्र सरकार भी सोच लेगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ एक नए एंगल की चर्चा बंगाल पर हम लोगों ने की है पिछले आधे घंटे में। दर्शक अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि 4 मर गए, 5 घायल हो गए, कितने हैं, स्थिति तनावपूर्ण केंद्र नियंत्रण में। इस तरह की पत्रकारिता हमारे काम की चीज नहीं है, और ना ही ये समाज की चीज है। इसके लिए तो किसी चौराहे पर एक बोर्ड टांग दिया जाए कि आज इतने बढ़े, जैसे वो नहीं जनसंख्या वाली घड़ियां लगी रहती हैं आजकल कि कितने बढ़ गए, कितने घट गए। तो ये तापमान तो सेक्टर 16 बताता है। हमें उम्मीद है कि व्यालोक पाठक जी के साथ इस बातचीत का आनंद आपने उठाया होगा। हालांकि आनंद जैसा विषय नहीं था, लेकिन एक नया एंगल, एक नई दृष्टि से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आइए व्यालोक जी को देते हैं धन्यवाद। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।